हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। बीए फाइनल ईयर की अगर आपको इस साल परीक्षा देनी है तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल साइंस की बात हम कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर है, वो हम 2022 में जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम जानने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अब जो है कंपटीशन के साथ साथ जो कॉलेज की परीक्षा है उसके अंदर भी जो प्रश्नों का लेवल है वो थोड़ा अप हो गया है। क्योंकि मटेरियल हम सबके पास आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह। तो जो पेपर की जो क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो ऊपर रहती है। ठीक है, तो अब आसान से प्रश्न तो आते नहीं है परीक्षाओं के अंदर। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस तो आपको करवा रखे हैं 2020 में, 2021 के अंदर बहुत सारे मास्टर वीडियोस भी करवा रखे हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक उसमें अभी भी बाकी है जो कि 2022 के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में देखने वाले हैं, ऐसे प्रश्न जो महत्वपूर्ण है और 2023 की परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पेपर एमडीएसयू की परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन आप ये मत मानना कि एमडीएसयू यूनिवर्सिटी वालों के लिए ही है। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ वाले जो छात्र हैं उनके सभी के लिए, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमजीएसयू जो बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी है, शेखावटी यूनिवर्सिटी है, तो सभी के लिए ये कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि प्रश्नों का लेवल है जो अब हर साल अप ही रहता है, डाउन नहीं रहता है। क्योंकि अब मटेरियल वगैरह जो सामग्री है सबके पास आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो पेपर में आपको यहाँ पे ये टेलीग्राम पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे प्रश्न है वही बताऊंगा। ठीक है, तो 2022 का ये पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पहला पेपर रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक होते हैं, प्लेटो अरिस्टो वगैरह, वो वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थिंकर उनके बारे में। ठीक है, तो आप प्रश्नों का स्तर देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, प्लेटो तथा अरिस्टो के दर्शन के मध्य कोई दो प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, अब ये प्रश्न तो खासकर पुरानी सीरीजों के अंदर तो मिलता ही नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन अब जो प्रश्न बनाने वाले भी किस तरह के बनाते हैं, इन दोनों के दर्शनों के अंदर पूछ लिए। आगे देखिए, अरिस्टो के अनुसार क्रांति की, हालांकि इससे कुछ प्रश्न तो हमें मिल जाते हैं बुक्स के अंदर। सिटी ऑफ गॉड किसने लिखी, ये जो है प्रश्न वो कहीं पे भी नहीं है आपको सीरीज़ के अंदर। पुरानी सीरीज़ 2021 से पहले की या 2022 के पहले की किसी भी सीरीज़ में ये प्रश्न है ही नहीं, लेकिन ये प्रश्न अपनी ही किताब में से है। और मैंने भी आज तक के किसी भी वीडियो में इस बुक के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो इसलिए मैं आपको ये पेपर करवा रहा हूँ ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। फिर मैकियावेली को स्पष्ट कीजिए। अब मैकियावेली को तो हमने खूब पढ़ा है, लेकिन ये मैकियावेली क्या है इसके बारे में हमें नहीं पता। फिर सामान्य इच्छा, चलो सामान्य इच्छा तो हमने देखा है, अपने मास्टर वीडियो में भी इसको कवर किया था। अगर आपने मास्टर वीडियो नहीं देखा तो वो तो बेसिक चीज़ है, वो तो अब आपको देखनी है। और फिर देखिए, बेंथम के दर्शन में उपयोगिता क्या, ये भी चलो अपने मास्टर वीडियो में से या फिर बुक में से ये प्रश्न आ जाता है, ये तो हम पढ़ते हैं। मील ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन क्यों किया, ये भी हमें पढ़ने को मिल जाता है। द्वंद्वात्मक आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। अब हमने किताब के अंदर या अपने मास्टर वीडियो में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया है। ठीक है, लेकिन ये आदर्शवाद क्या है, अब इससे भी हमें प्रश्न पूछ लिया है। तो ठीक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये प्रश्न है जो इनका स्तर थोड़ा ऊपर हो गया है। अब ये डीप अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन परीक्षाओं के अंदर भी। ठीक है ना। फिर देखिए, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का क्या है, हालांकि ये तो चलो हमें पर देख लिया था। फिर और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे 2 मार्क्सवादी विचारकों के नाम। अब हमें मार्क्सवादी विचार तो हमें पता है, जो कार्ल मार्क्स है उसके विचार तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अब उनके अनुसार जो दो दार्शनिक है, दो विचारक है, उनको फॉलो करने वाले, उनके नाम पूछ लिए। तो इस प्रकार के डीपली प्रश्न पूछते हैं। बेसिक है, हालांकि ये बेसिक है पढ़ने वालों के लिए, लेकिन ये ऐसे प्रश्न अपनी किताबों में मिलते नहीं है और आज तक हमने कहीं भी इसको पढ़ा भी नहीं। ठीक है, तो अब मैं 10 नंबर तक के प्रश्न आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूँ। बाकी के जो ये आंसर है लघुत्तरात्मक और निम्नात्मक है, वो अगले पार्ट में हम करेंगे। ठीक है, तो हमने पहला प्रश्न क्या पढ़ा था, अभी हमने देखा। पहला प्रश्न था अपने कि प्लेटो और अरस्तु के जो दर्शन है उसके अंदर आपको कोई दो अंतर बताने हैं, इन दोनों के अंतर क्या है। तो देखिए, प्लेटो और अरिस्टोटल का मतलब अरस्तु ही है, ये इसकी इंग्लिश स्पेलिंग होती है, तो ये इसको हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। ठीक है, ये अरस्तु और अरिस्टोटल एक ही चीज़ है। प्लेटो और अरस्तु के दर्शनों में कई अंतर होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य अंतर निम्नलिखित है। मुख्य अंतर कौन कौन से इसके अंदर, वो देखिए। एक तो होता है वास्तविकता की अवधारणा। ठीक है, दोनों में अंतर की बात हो रही है। तो एक तो वास्तविकता की अवधारणा में देखिए, प्लेटो के अनुसार इन संसार की वास्तविक या अस्तित्व में हमेशा संदेह रहता है। यानी जो प्लेटो है वो वास्तविकता को मानता ही नहीं है। और लेकिन उनके अनुसार सत्य और अधिक समझौता के बीच एक अंतर होता है। अरस्तु का दृष्टिकोण वास्तविकता के पक्ष में होता है। उनके अनुसार संसार में वास्तविकता होती है और हम इसे यथार्थता से जान सकते हैं, यानी रियलिटी से हम इस संसार को अनुभव कर सकते हैं, ये मानता है कौन, अरस्तु। लेकिन प्लेटो मानता है कि ये संसार वास्तविक नहीं है, ये एक भ्रम मात्र है। ठीक है ना। तो प्लेटो का आदर्श राज्य, वो सारी चीज़ें तो हमने पढ़ रखी है। ठीक है, वैसे ये 20 से 30 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा लिख दिया। ठीक है ना। फिर देखिए, दूसरा जो अंतर है वो देखिए, जीवन के उद्देश्य की अवधारणा।
अब प्लेटो के अनुसार जीवन का उद्देश्य सुख और आनंद को प्राप्त करना है। उसके अनुसार सुख का अधिकतम स्तर शिक्षा, ज्ञान और नैतिकता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो अरस्तु है उसका दृष्टिकोण अधिकांश लोगों की भावना के विपरीत होता है। उसके अनुसार जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति इस प्रकार के नहीं, उसका उद्देश्य यहाँ पे कहीं पे गया यहाँ, हाँ, उसके अनुसार सुख का उद्देश्य उसका जो अरस्तु है उसके अनुसार जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है। उसके अनुसार जीवन का उद्देश्य अधिकतम संभव उत्पादकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पादित करो, वही जीवन का सुख है, अधिकतम उद्देश्य है। ठीक है, ये इनका दोनों के दर्शनों के अंतर हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? तो ये क्रांति वगैरह तो हमने पढ़ रखा है पहले भी, और बहुत सारे वीडियोज़ में भी ये प्रश्न तो बुक में भी मिल जाता है। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति एक संशोधन अवस्था, संशोधन मतलब बदलाव की अवस्था है, जो संकल्पनाओं और सिद्धांतों के विरोध में होती है। जो वर्तमान में प्रचलित सिद्धांत होते हैं उनके विरोध में जो भी चीज़ें चलती है उसको क्रांति कहते हैं, जो अवस्था होती है। ये क्रांति की परिभाषा है अरस्तु के अनुसार। आगे देखिए, सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मैंने आपको बताया कि ये कहीं पे भी 2022 से पहले की किसी भी बुक में ये प्रश्न नहीं था, ना मैंने आज तक आपको इसको कराया था, लेकिन 2022 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो अब आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो अब इस पुस्तक का लेखक है, देखिए डेविड वॉल्फ है, ध्यान रखना डेविड वॉल्फ है। अब ये पुस्तक है, आपसे पूछ ले इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो इस पुस्तक की, ये पुस्तक देखो एक उपन्यास है जो धार्मिक उत्पत्ति, आध्यात्म, समाज और राजनीति के मुद्दों को उठाता है। इस पुस्तक में डेविड वॉल्फ ने यह समझाया है कि धर्म और वैज्ञानिक विचारों के बीच एक संतुलन स्थापित करने की जरूरत है, और इस पुस्तक को 2000 में प्रकाशित किया गया था, और ये एक बेस्ट सेलर उपन्यास बन गया। यानी कि ये एक उपन्यास टाइप की किताब है, और इसके अंदर धर्म, राजनीति, समाज, इसके बारे में कुछ व्याख्या वगैरह की गई है। ठीक है, तो ये इस सिटी ऑफ गॉड्स पुस्तक की विषय वस्तु मैंने आपको बता दी। आगे देखिए, मैकियावलीवाद। ये प्रश्न भी अधिकतर हमने मैकियावली को तो खूब पढ़ा है, मैकियावली अपने सिलेबस में भी है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में। लेकिन मैकियावलीवाद क्या है? तो जो मैकियावली के विचार है वही मैकियावलीवाद कहलाते हैं। जैसे मैकियावलीवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो कहता है कि शक्ति और सत्ता के लिए कुछ भी करना उचित होता है, चाहे वह नैतिक और अनैतिक कुछ भी, मतलब कैसा भी हो, सही गलत हो, वो सत्ता के लिए अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो सब कुछ ठीक होता है। ये मैकियावलीवाद, यानी कि जो मैकियावली है वो राजा को खुश करना चाहता था। आपने मास्टर वीडियो देखा होगा, तो मास्टर वीडियो में मैंने मैकियावली का पूरा बैकग्राउंड समझाया आपको। मैंने बताया कि मैकियावली जो है वो एक राजदूत वगैरह हुआ करता था, और बाद में इसको निकाल दिया राजदूत से। फिर इसने राजा को खुश करने के लिए, वो नौकरी वापस प्राप्त करने के लिए राजा के लिए क्या किया, बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी। ठीक है ना, मैकियावली की साहित्य एक पुस्तक थी द प्रिंस करके, तो वो पुस्तक इसने राजाओं के लिए लिखी, राजा को खुश करने के लिए। तो उसके अंदर इसने इस प्रकार की बातें लिखी है कि राजा को ऐसा करना चाहिए, राजा बहुत बढ़िया होता है, मतलब राजा के पक्ष में चीज़ें लिखी है। अब राजा को खुश करनी है तो उसके पक्ष में चीज़ें लिखेगी। तो इसलिए ये कहता है कि शक्ति और सत्ता के लिए कुछ भी करना ठीक है, राजा चाहे कुछ भी करे वो सब कुछ ठीक है, नैतिक अनैतिक उसके लिए मायने नहीं रखता। इसके अनुसार लोगों के विचार और भावना से अधिक शक्ति का दर्पण उनके कर्तव्यों में दिखना जरूरी होता है। यानी कि शक्ति है जो दिखनी चाहिए हमें, विचार और भावनाओं में उसका कोई फर्क नहीं है। जो शक्ति होती है वो हमें दिखनी चाहिए उसके व्यवहार में। इस सिद्धांत का उदाहरण इतिहास में कई राजाओं, नेताओं और व्यापारियों द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये राजाओं के लिए ही लिखी गई है, राजा खुश करने के लिए। तो इसी को क्या कहते हैं, मैकियावलीवाद कहते हैं। फिर देखिए, सामान्य इच्छा की परिभाषा की दीजिए। एक तो सामान्य इच्छा, रूसो की सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा। अब प्रश्न सामान्य इच्छा का भी पूछते हैं और सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में अंतर वो भी पूछा जाता है। तो सामान्य इच्छा देखिए एक समाज के व्यक्तियों की सामूहिक इच्छा होती है, यानी कि सबकी भलाई के लिए जो इच्छा होती है उसको सामान्य इच्छा कहते हैं। और सबकी इच्छा में खुद की जो है वो भलाई की बातें की जाती है, खुद की स्वार्थ की बातें की जाती है। या आप इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि सामान्य इच्छा क्या होती है, सबकी इच्छा। अब सबकी इच्छा को नाम को अगर हम पढ़ते हैं तो सबकी इच्छा का मतलब सभी की इच्छा होती है, सभी की जो भलाई के लिए बातें होती है। लेकिन इसका उल्टा होता है, जो सबकी इच्छा होती है रूसो के अनुसार, वो सबकी इच्छा के अंदर हम खुद की बातें करते हैं, मतलब पर्सनल चीज़ें होती है, पर्सनल स्वार्थ होता है, पर्सनल लाभ होता है, उसकी बातें होती है। जो सामान्य इच्छा है उसके अंदर समाज की फिर बाकी लोगों की भी बात इसके अंदर शामिल होती है। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ में, सामान्य और सबकी में। ठीक है, जो समाज के उन्नयन और अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करती है, वहीं सबकी इच्छा व्यक्ति के स्वयं की वास्तविक इच्छाओं को बताती है। यानी कि जो सबकी इच्छा है नाम का उल्टा है, जो सबकी इच्छा है नाम तो, लेकिन ये पर्सनल चीज़ों पर बेस्ड होती है, पर्सनल स्वार्थ के लिए होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंथम के दर्शन में उपयोगिता का अर्थ बताइए। अब उपयोगितावाद, बेंथम का उपयोगितावाद सिलेबस में दे रखा है, तो उपयोगिता का आपको अर्थ पूछा है। तो जेरेमी बेंथम के दर्शन में उपयोगिता का अर्थ होता है कि एक काम या वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है। ठीक है ना, एक मिनट, सॉरी, हाँ, उसके उपयोगिता से निर्धारित होता है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू के हिसाब से उसकी वस्तु का मूल्य तय होता है। बेंथम का मत है कि हर कार्य या वस्तु की मूल उपलब्धि या खुशी में होनी चाहिए, और यह मूल उपलब्धि इस कार्य या वस्तु के उपयोग से निकाली जानी चाहिए। इसलिए बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत सभी वस्तुओं और कार्यों को एक ही मापदंड पर निर्धारित करने की कोशिश करता है,
जो उनकी उपयोगिता होती है। यानी कि कोई भी चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू के साथ साथ उसके अंदर कितनी चीज़ों का योगदान है, जैसे मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, तो वो सब चीज़ें मिला के वो चीज़ उपयोगी होती है, वो कितनी वैल्यू उसकी होती है, उसी को जुबेंतम का उपयोगितावाद कहा जाता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब उसकी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता को निर्धारित करता है, भाई उसकी वैल्यू कितनी है, उसके अंदर कितना एफर्ट लगा है लोगों का, तो उसी के अनुसार उसकी उपयोगिता तय होती है। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा कोई के अंदर किसी काम के अंदर ज़्यादा टाइम लगा या ज़्यादा मेहनत लगी है तो उसकी जो उपयोगिता है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब ये हो गया। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं, मील ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन क्यों किया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जनसंख्या के अनुपात के अंदर कुछ लोग नेता बन जाएंगे, जो कुछ लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे अभी हमारे राजनीति के अंदर सिस्टम क्या चलता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का ही सिस्टम चलता है। मतलब अब मान लीजिए भारत के अंदर, अभी ये भारत का नक्शा मान लीजिए, अब भारत में करोड़ों लोग रहते हैं। ठीक है ना, ये सही नहीं मैंने, मान लीजिए कि ये कोई भी देश है, अब इसके अंदर करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं। अब लोकतंत्र स्थापित करना या सत्ता राजनीति चलानी है, तो अब सभी को तो हम राजा नहीं बनाएंगे, या फिर कोई कानून बनाता है सबको एक एक को जाके कैसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारी हाँ है या ना है, तुम बताओ कानून बनाए या नहीं बनाए। तो भाई अभी भारत के अंदर ही बात कर लें तो भारत के अंदर 150 करोड़ लोग रहते हैं, मान लीजिए 150 करोड़ के आसपास की आबादी है भारत की। अब भारत में है लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन है। अब जनता से हर काम पूछ के करना पड़ता है लोकतंत्र में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हर एक आदमी से थोड़ी पूछेंगे कि भाई ये कानून ठीक है नहीं, तुम बताओ पास करे या नहीं करे, क्या करना चाहिए वो करना। तो इसलिए क्या करते हैं, इन सब से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं कि हम इन 150 करोड़ लोगों से कुछ नेता चुनते हैं, मतलब उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ नेता चुनते हैं। और वो नेता अनुपात के आधार पर, भाई जनसंख्या के अनुपात में, कोई 10 लाख पर एक नेता होगा, 20 लाख पर, कहीं पर 5 लाख पर, कहीं पर 10,000 पर, इस प्रकार अलग अलग जनसंख्या के आधार पर जो है वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो अब जो ये मिल है, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, इसने इसका प्रतिनिधित्व जो है इसका समर्थन क्यों किया है। तो इसका समर्थन इसलिए किया है क्योंकि उसका मत विभाजन उनके दृष्टिकोण में उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि चुनाव में निर्धारित बहुमत से नेताओं का चयन। उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को लोकतंत्र का मूल तत्व के रूप में देखा था जो समान अधिकार और न्याय की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। उन्होंने कहा था कि सामान्य जनता के एक समूह के हितों को अनदेखा करने से लोकतंत्र की अस्तित्व में खतरा आ सकता है। मतलब इसका कहने का यही है कि भाई अगर लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र में सबसे हम किसी भी चीज़ के बारे में हम ही नहीं बता सकते, या सबकी हम सुरक्षा की गारंटी ले नहीं सकते। बहुमत लोकतंत्र में होता है, तो बहुमत के आधार पर जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है उसी के आधार पर जो है लोकतंत्र चलाया जा सकता है। बाकी पर्सनली हर एक आदमी से या फिर हर जनता से पूछना या फिर उसके अनुसार काम करना ये पॉसिबल नहीं होता है, तो लोकतंत्र उससे खतरे में आ जाता है। तो इससे लोकतंत्र का अस्तित्व अगर खतरे में आ जाता है तो फिर वो लोकतंत्र किस बात का। तो लंबा चलने के लिए ये सिस्टम इसने इसका समर्थन किया है। अगला प्रश्न देखिए, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। भौतिकवाद तो हमने पढ़ा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मास्टर वीडियो में खूब अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन अब आदर्शवाद क्या होता है, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। अब देखिए, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद एक दृष्टिकोण है जो दो विरोधी आदर्शों को एक साथ संयोजित करने की को चुनौती देता है और उनके मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करता है। दो विरोधी आदर्श है, जो दो अगर कोई विरोधी पक्ष है या फिर दो विरोधी विचार हैं तो उनके बीच के अंदर संतुलन बनाने का काम करता है आदर्शवाद। ठीक है ना, मतलब बीच का रास्ता है आदर्शवादी लोग भी ऐसे ही होते हैं, आदर्शवादी विचारधारा भी ऐसी होती है, बीच का रास्ता। हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, हम सभी अच्छे हैं हमारे लिए, तो कुल मिला के ऐसी बात है, मतलब सबके बीच का संतुलन ये आदर्शवाद के अंदर होता है। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है कि कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद यही एक सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का जो अपने सिलेबस में कार्ल मार्क्स के बारे में, बाकी है थोड़ी बहुत डिटेल के अंदर भी बहुत और भी चीज़ें हैं कार्ल मार्क्स से संबंधित, लेकिन ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है और हर बार एक साल छोड़ के एक साल ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 2022 में ये पूछा जा चुका है MDSU में, तो ये 2023 में आने के हालांकि चांसेस कम रहते हैं लेकिन फिर भी आ सकता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर देख लेना आप 2022 का पेपर उसके अंदर पूछा गया है, तो ये नहीं आने के चांस हो गए, और अगर नहीं पूछा गया 2022 में तो ये आप याद कर लेना। ठीक है ना। देखिए, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत के अनुसार जब श्रमिक उत्पादन करते हैं तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की मूल्य से अधिक मूल्य उत्पादन होता है। इस अतिरिक्त मूल्य का कारण श्रमिकों की मेहनत, कौशल और अन्य उपलब्धियों से संबंधित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों को इस अतिरिक्त मूल्य का भाग मिलना चाहिए जो उनकी मेहनत और योगदान के अनुसार होता है। ये कहने का मतलब है कि कोई आदमी काम करता है ना, कोई श्रमिक काम करता है तो उसका कुछ भी चीज़ का वो अगर काम करता है, उत्पादन करता है, तो उसका इसके द्वारा जो उत्पादित वस्तु होती है उसका मूल्य बहुत ज़्यादा अधिक होता है। वो मूल्य केवल उसकी मटेरियल के आधार पर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर भाई देखो उसकी मेहनत लगती है,
उसका टाइम लगता है, उसका कौशल भी लगता है, उसकी स्किल भी लगती है। तो उस हिसाब से सबको जोड़ें तो वो उस कोई भी चीज़ का अगर वो जो करता है उसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी के अनुसार श्रमिकों को इस अतिरिक्त मूल्य का भाग मिलना चाहिए। भाई जितने उसकी वैल्यू बनती है उसका भाग श्रमिकों को मिलना चाहिए, मतलब उसको अतिरिक्त मूल्य मिलना चाहिए। ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ठीक है ना। अब आज का वीडियो का लास्ट पर्सन देखते हैं, ठीक है। लास्ट पर्सन ये है कि दो नव मार्क्सवादी विचारकों के नाम, जो मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप अपने विचार रखते हैं, उनके नाम बताने। एक तो ग्राम्स्की, ये अपने सिलेबस में है, ग्राम्स्की, अंतोनियो ग्राम्स्की, ठीक है, ये भी मार्क्सवादी विचार है। और दूसरा है लुई अल्थुसर, ठीक है, लुई अल्थुसर। इसके नाम में थोड़ी मिस्टेक आ सकती है। एक भाई ये बहुत ही बार कमेंट करता है कि आपने ये लुई, अब ये 800 होता होगा तो आपने इसको ऐसा लिख दिया, वैसा लिख दिया, आपने ये नाम गलत लिख दिया, वो नाम गलत लिख दिया, आपने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ना, वैसे नहीं पढ़ना। तो देखिए गलती हो जाती है, और गलती ही जो है मानव की एक क्या कह सकते हैं बेसिक चीज़ होती है, जो गलती आम इंसान से हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कीजिए और आप जो कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए। बाकी कुछ कंटेंट से रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हैं या फिर सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो भी पर्सन है, अभी 8 पर्सन बच गए हैं जो लघुतरात्मक टाइप के हैं। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन विजिट टेलीग्राम। हम टेलीग्राम पर अगले क्वेश्चन की भी PDF डाल देंगे, इसकी भी डाल रखी है, ठीक है। और वीडियो भी हम लेकर आने वाले हैं जल्दी आंसर्स के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।